महाराज जी से आगे देना तो अपना आशीर्वचन करें। बोलो बाबा बालासाहेब महाराज की बोलोगे मेरे सामने तो कागज ही बोल सकते हैं। बोलिए भारत माता की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए बस्ती माता की। आज के इस कार्यक्रम में ग्राम दोसौत के इस पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारे बीच में, अब मैं सबके नाम लूंगा तो टाइम लगेगा, बाकी आप सबसे परिचित हैं, सबको जानते हैं। आप सबके बीच में ही ये सब लोग राजनीति के स्थान में हो, चाहे अपने खुद के निजी उन्नति के पद पर हो, आप सबके सामने बढ़े। ऐसे सभी मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के और गांव के और समाज से जुड़े हुए सभी महानुभावगण, श्रद्धेय बाबा रामदेव जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, उपस्थित गांव के सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं बहनों, ये गांव तो वैसे भी हमारे लिए पूजनीय गांव है, क्योंकि इस गांव के अंदर कोरोना गांव की जो जडोला जिस प्रधान जी जडोला उतरता है बाबा नरसिंह भगवान के मंदिर के स्थान पर। ये आस्था का केंद्र का गांव है। हम सब की आस्था इस पावन भूमि पर है, बाबा नरसिंह भगवान के ऊपर है। और यहाँ इस गांव में जितना सेवा का अवसर मिले उतना ही कम है, जितना भी मिले सेवा का अवसर उतना ही कम है। जितना भी समय मिले, जितना भी अवसर मिले, हमको यहाँ पर आकर सेवा करनी चाहिए। उसी भाव से मैं पहले भी आप सबके बीच में आया हूँ और आज पुनः आप सबके बीच में पहुंचा हूँ, और इस विश्वास और इस संकल्प के साथ में पहुंचा हूँ कि एक सांसद होने से पूर्व बाबा मस्तनाथ मठ के महंत होने के नाते या सांसद होने के नाते, इन दोनों ही स्थानों पर अगर मेरे को ये मान सम्मान मिला है, तो ये मान सम्मान केवल आप सबकी बदौलत मिला है, केवल इस धरती माता की बदौलत मुझे मिला है। आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से और आप सबके इस पावन धरा पर जन्म भगवान ने मुझे दिया है, उसी के कारण मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूँ। बहुत ही सामान्य रूप से अपने जीवन की यात्रा को मैं निरंतर आगे बढ़ा रहा था। सामान्य रूप से एक संत होने के नाते, एक संत समाज में होने के नाते गौशाला में सेवा करता था, आश्रम की व्यवस्थाओं को देखता था। कोई अनुमान भी नहीं कर सकता, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कितने बड़े मठ का, इतने बड़े नाथ संप्रदाय की गद्दी का मुझे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई सांसद इतने कम समय पर, इतने कम समय के अंदर केवल गद्दी पे बैठने के 1 साल के भीतर ही एक सांसद के चुनाव के अंदर आप सब मुझे सांसद बनाएंगे। बच्चों को कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सब हुआ है तो मैं कई बार विचार करता हूँ तो केवल उसमें एक ही ध्यान में आता है और यही विचार आता है, और यही मुझे लगता है कि केवल ये इस धरती का ही चमत्कार है, आप सबका ही सहयोग है, पूज्य गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है कि जो मुझे ये सब मिला। मैं संत परंपरा से जुड़ा बाबा केदारनाथ जी के माध्यम से, और संत परंपरा में केवल समाज की कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के अंदर सामाजिक सेवाओं को साथ साथ में प्रकृति के उत्थान के लिए ही संत धर्म का पालन करना होता है। आप सब समझते हो कि साधु महाराज का काम होता है कि मंदिर में आपने पूजा पाठ किया, ध्यान साधना किया, वो तो अपने निजी कार्य के लिए करता है, निजी स्वार्थ के लिए करता है कि मेरी बुद्धि सही रहे, मेरा ध्यान भगवान में रहे। लेकिन एक संत का अगर कोई असल धर्म होता है और संत बनने का असल कोई कारण है, और संत क्यों बना जाता है, तो उसका विशेष और केवल एक ही कारण है, केवल और केवल समाज की कल्याण की कामना करना, समाज का उद्धार करना, समाज की सेवा करना। वही संत का धर्म होता है कि समाज की सेवा करना और समाज के साथ साथ पूरी प्रकृति की सेवा करना।
तभी आप देखते होंगे कि हमारे सनातन धर्म में हमारे में पेड़ की भी पूजा होती है, वटवृक्ष का वृक्ष है इसकी भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है, नीम की भी पूजा होती है, जाति की भी पूजा होती है, पशु पक्षियों की भी पूजा होती है, सूर्य की भी पूजा होती है, धरती माता की भी पूजा होती है, हवा की भी पूजा होती है, पानी की भी पूजा होती है, चंद्रमा की भी पूजा होती है, पूरी प्रकृति की पूजा होती है। और वही धर्म होता है संत का कि पूरी प्रकृति के उत्थान के लिए काम करना। और यही धर्म होता है राजनीति का। राजनीति का भी यही धर्म है। राजनीति के अंदर जो व्यक्ति आते हैं, आज के समय पर आप देखते होंगे कि अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति में आते हैं। लेकिन राजनीति में अगर किसी को आना है और राजनीति में किसी को आना चाहिए तो केवल वही व्यक्ति राजनीति के लायक है जो केवल समाज की कामना की, कल्याण की कामना रखता हो, निस्वार्थ भावना से, अपना कोई निजी स्वार्थ ना हो, केवल राजनीति में समाज के लिए जीना हो, समाज के लिए चलना हो, समाज के लिए काम करना हो, वही व्यक्ति राजनीति के लायक है। और उसी के लिए राजनीति बनी है। राजनीति के अंदर आकर ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा मंच है राजनीति। समाज का कल्याण करना, समाज का उत्थान करना, इससे बड़ा माध्यम कोई नहीं हो सकता। छोटी मोटी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से हॉस्पिटल, कॉलेज, गौशालाएं खोली जाती हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से आप आगे आने वाली युगों युगों तक की पीढ़ियों का कल्याण कर सकते हैं। आपकी योजना के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तक का कल्याण हो सकता है। राजनीति के अंदर वही व्यक्ति आ सकता है और उसी व्यक्ति को रहना चाहिए जो समाज के हित के लिए काम करता हो, समाज के उत्थान की बात करता हो, समाज के लिए अपना जीना, समाज के लिए अपना करना, उसको प्राथमिकता देता हूं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान जिस प्रकार से परिवेश हमारे इस बहरोड के अंदर बना है, वर्तमान जिस प्रकार से राजनीति की व्यवस्था यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं, उसको हम सबको बदलना होगा और ये हमारा ही काम है। आज मैं सांसद हूं तो आप सबके बनाया हुआ घूम रहा हूं, आज कोई विधायक है तो आप सबका बनाया हुआ है। और हमें देखना कि हमारा वातावरण कैसा हो। अगर हम हमारे घर का गंदा पानी गली में जाएगा तो घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे पैर में, जूते में ही कीचड़ लगेगा। हमें देखना कि हमारे गांव की व्यवस्था कैसी हो, हमारे को देखना कि हमारे जिले की, हमारे विधानसभा की व्यवस्था कैसी हो। राजनीति में इतने बड़े स्थान पर होकर अब शब्दों का इस्तेमाल करना, अब शब्द बोलना, जनता के बीच में बोलना, उससे हमारी युवा पीढ़ी क्या सीखेगी, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, हमारा कैसा वातावरण होगा, इसकी चिंता आप सबको करनी है। क्योंकि मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूं। मेरे सामने तो कोई कुछ भी बोलता हो, कुछ भी कहता हो, कुछ भी करता हो, हमारे मन पर, हमारी स्थिरता पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। हम इन चीजों से बहुत अलग हैं। हमारे सामने कोई कितना ही कुछ बोल ले, हमारे मन में जरा सा भी फर्क नहीं आता। हमारा मन स्थिर है। लेकिन आप सबको चिंता करनी होगी कि हमें अपने बहरोड के अंदर कैसा वातावरण बनाना है, कैसे वातावरण के अंदर हमें राजनीतिक लोगों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि विकास और आने वाला हमारा भविष्य राजनीति के माध्यम से ही तय होगा। राजनीति के माध्यम से ही हमारे आने वाले भविष्य का विकास तय होगा, हमारी आने वाले पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि उसी के माध्यम से काम होगा। इससे पहले राजवाड़ा का समय था, राजा महाराजाओं का समय था, उस समय भी राजा महाराजाओं की योजनाओं के साथ में ही हमारा विकास होता था। आज हमारा प्रदेश लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी हम राजनीति के माध्यम से ही विकास कर सकते हैं। राजनीति के माध्यम से ही हम आने वाले भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने युवाओं को रोजगार दिला सकते हैं, हमारे युवाओं को सम्मान दिला सकते हैं, हमारे देश की उन्नति को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में हर व्यक्ति को आना चाहिए। ये राजनीति बुरी चीज नहीं है। बहुत लोग कहते हैं राजनीति सबसे गंदी चीज है। जब मैं गुरुजी महाराज चुनाव लड़े थे नागपुर से, सबसे पहले 2009 में प्रधान जी, 2009 की बात, मैं भी उस चुनाव में था। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 8 साल का था। लोग बोलते रहे मोटा के काम से राजनीति बाबा, अब भी बोलते हैं बहुत से लोग। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लोगों ने कहना बंद कर दिया है कि राजनीति बाबा जी के काम। कोई कहता है? कोई नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने देखा है एक संत होने के नाते, क्योंकि संत का भी वही धर्म है और राजनीतिक व्यक्ति का भी वही धर्म है। दोनों धर्म मिल जाते हैं और जब दोनों स्वरूप मिल जाते हैं
तो काम भलाई का अच्छा होता है, निष्पक्ष भावना से होता है, निस्वार्थ भावना से होता है। जनता की योजना जनता तक पहुंचती है, जनता का काम जनता तक पहुंचता है, क्योंकि उसमें भावना जुड़ जाती है, उसमें भक्ति जुड़ जाती है, उसमें श्रद्धा जुड़ जाती है। जब भक्ति जुड़ जाती है, श्रद्धा जुड़ जाती है और वाणी जुड़ जाती है, तो वो मेरा कहलाती है। क्योंकि मेरा ने भी भक्ति भगवान श्री कृष्ण की थी, और जितनी भक्ति में निष्ठा होती है तभी भगवान उसको दर्शन देते हैं, तभी उसको फल मिलता है। उसी प्रकार से जो भी कर्म हो व्यक्ति का, जो भी काम हो व्यक्ति का, जब तक उसमें उसका परिश्रम और जब तक उसकी भावना और श्रद्धा उसमें नहीं जुड़ेगी, जब तक वो सफल नहीं होता है। इसीलिए राजनीति में सबको आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, कोई भी आ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप सामान्य व्यक्ति थे, आप सब जानते हैं उनके जीवन के बारे में, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, भारत के ही नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए हर व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में आकर अपनी राजनीति को स्वच्छ करना चाहिए। जिस प्रकार से अपने कपड़ों की सफाई, अपने घर की सफाई हम झाड़ू लगाकर करते हैं और हमारा फर्श साफ हो जाता है, उसी प्रकार से वर्तमान में आप सब लोगों को कोई आगे आकर राजनीति के अंदर एक अच्छे विचार की सफाई करते हुए, अच्छे विचार की झाड़ू लगाते हुए इस राजनीति को भी हम सबको स्वच्छ करना है। इसलिए इससे संकोची ना करें, इससे दूरी ना बनाएं। उसी के साथ में मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा कि बाबा जी वाला प्रवचन तो फिर कभी हो जाओ। सरपंच साहब सोच रहे बाबा जी देखे कि गाँव में दिखा, क्योंकि दुनिया लालची हो गई ना समाज में, सब में लालच है। ये बात तुम कम टीवी पे सुन लेना, आस्था पे और घना चैनल आओ से सवेरे सवेरे बाबा जी का प्रवचन सुन लेना। लेकिन अब तो यह बताओ तुम देखे कितना है। तो वही बात ऐसा है कि आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके सहयोग से मैं जो कुछ हूँ, और भविष्य में भी जहाँ भी जिस स्थान पर उन्नति करूंगा तो आप सबके सहयोग के बिना मैं नहीं कर सकता, आपके सहयोग के साथ ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर आपसे वादा करता हूँ कि जहाँ भी जिस स्थान पर भेजोगे, मेरा धर्म, मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरी भक्ति केवल एक ही है, अपने लोगों के लिए काम करना, अपने लोगों की सेवा करना। क्योंकि आपने ही मुझे भेजा है, आपने ही मुझे बनाया है, आपकी बदौलत ही इतना मान सम्मान आज मुझे दुनिया जानती है, पूरा भारत ही नहीं दुनिया जानती है। इस बालकनाथ को 4 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज पूरा दुनिया जानती है। मुझे पता है कि मैं किस स्थान पर बैठा हूँ और क्यों बैठा हूँ, मुझे पता है कि आप सबकी बदौलत बैठा हूँ। राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, पूरे देश भर से 170 लोगों को निमंत्रण गया था। उस समय वो निमंत्रण कार्ड मेरे पास भी आया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो उसका भूमि पूजन हुआ, मेरे पास निमंत्रण कार्ड आया तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे प्रधान जी। और मैंने अपने नाम को स्मरण किया कि आत्मा तो सब में एक होती, लेकिन मेरा जो नाम आज यहाँ पर जा रहा, मैं जा रहा हूँ, ये मैं नहीं जा रहा हूँ, उस गद्दी का स्थान जा रहा है। लेकिन मुझे ये सौभाग्य मिला है कि आज मेरे वंश को ये सौभाग्य मिला है, मेरे परिवार को ये सौभाग्य मिला है कि मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ। तो मैं जहां भी जाऊंगा, जिस स्थान तक भी जाऊंगा, आपके सहारे से जाऊंगा। लेकिन ये वादा है कि मैं हमेशा आपके काम के लिए, आपकी सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। जब भी जितनी ताकत मुझे लोकतंत्र के माध्यम से मिलेगी, उस ताकत का पूरा उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम करूंगा। अभी मैं सांसद हूँ, एक सांसद ने जितनी आप सब ने मुझे ताकत दी है उसका मैं, आप जाकर जयपुर पता कर ले, दिल्ली पता कर ले। जयपुर राजस्थान को 14,000 करोड़ मिला है और 14,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा अगर कहीं पैसा मिला है तो अपने अलवर को मिला है। सबसे ज्यादा योजनाएं अगर सैंक्शन हुई तो अलवर को हुई है, जल जीवन मिशन की। उसी क्रम में हाईवे की बात अभी मुझसे पूर्व प्रधान जी ने कही है, बलवान जी ने, ESI मेडिकल कॉलेज हो, उस मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ, उस हॉस्पिटल को प्रारंभ शुरू करने का काम किया है। आज वो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल संचालित है। गुड़गांव और दिल्ली में जो इलाज मिलता है वो इलाज आपको अलवर में मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा, कोई उसका शुल्क नहीं लिया जाएगा, दवाइयां भी फ्री मिलेंगी और हर तरह की सुविधा वहां पर आपको उपलब्ध होगी। आपको दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने क्षेत्र के बच्चों को वहां पर इसी साल से 100 बच्चों का मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला भी होगा। हमारे क्षेत्र के बच्चे वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर अपने देश के लोगों का स्वास्थ्य को अच्छा करने का काम करेंगे। उसी क्रम में
इधर नागौर की तरफ से नई रेलवे ट्रैक जो कि कैथल को जोड़ती हुई, उसका भी हमने राजस्थान सरकार को लिखा है, जो राजस्थान सरकार को फिजिबिलिटी रिपोर्ट आगे भेजने के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, मैं उसके बारे में अपने समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार 3 वर्षों से कुछ भी राजस्थान में काम नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की बात मैं आप सबके बीच में जरूर रखना चाहूंगा। हमने बहरोड के अनंतपुरा के अंदर CIF सेंटर के आसपास में हमने जमीन देखी थी, सवाईचक भूमि। उस भूमि को हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से उसकी NOC भी ली थी। ये सवाईचक भूमि में हम 5 एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय को, हमारे को कोई आपत्ति नहीं अगर केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलता है, तो उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया। लेकिन कैसे कैसे पता नहीं यहाँ के महान हस्तियों को उसके बारे में पता लग गया। अब उन्होंने सोचा कि अगर ये केंद्रीय विद्यालय खुल गया तो इसका श्रेय तो कोई बाबा जी ले जाए, उसको रुकवा दिया। अभी तक वो फाइल जरूर पड़ी है। अगर आपको अपने क्षेत्र की चिंता है, अपने क्षेत्र में अगर केंद्रीय विद्यालय खुलता है, उस केंद्रीय विद्यालय के अंदर हमारे 2000 कम से कम बच्चे फ्री निःशुल्क पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? हमने दोनों फाइल लगाई थी, आप जाकर जिला कलेक्टर ऑफिस में पता कर ले। हमने राजगढ़ से और बहरोड से 2 फाइल लगाई थी, प्रस्ताव पर तैयार करवाकर यहाँ से जयपुर भिजवाए थे। राजस्थान सरकार को केवल वहां पर सवाईचक की भूमि देनी होती है और कुछ काम नहीं है, पैसा केंद्र देता है। राजगढ़ की फाइल आज केंद्र में जा चुकी है और जब भी भविष्य में केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालयों की घोषणा करेगी तो उसमें भी एक नाम राजगढ़ का होगा, लेकिन बहरोड का नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, ये सवाल आप अपने यहाँ के वर्तमान विधायक से पूछिएगा कि बहरोड का नाम क्यों नहीं हमें बताया जाए, बहरोड की फाइल क्यों रुकी हुई है। क्योंकि आप सब जानते हैं रोकने का, अड़ंगा लगाने का काम तो कोई भी कर सकता है। कोई भी आदमी तुरंत जो है कि शांत पानी में पत्थर मार दे तो पानी हिलने लग जाता है। तो रोकने का, अड़ंगा लगाने का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो व्यक्ति आगे आएगा। इसी प्रकार से हमने विकास को, गति को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार की योजनाएं जो आप सबके बीच में पहुंची, आप उस योजनाओं के बारे में बड़ी बातें जानते हैं। हर योजना अब तक पहुंची है, हर योजना को, हर लाभान्वित व्यक्ति को उसका लाभ मिला है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो करके दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो करके दिखाया है। कि 40 साल करने का संकल्प को याद करो। जब 2 सांसद इस भारतीय जनता पार्टी के 2 व्यक्ति होते थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 तोड़ेंगे। जब आपने ताकत दी, भारतीय जनता पार्टी को शक्ति दी, ऊर्जा दी, तो वो काम भी इस भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। राम मंदिर भी बनाया, धारा 370 भी तोड़ी, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया। वहां पर भी अवैध कब्जे इतने थे, मुसलमानों के कब्जे इतने थे, सबको तोड़कर वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया। और मैं आप सबको ये वादे से कहता हूँ कि आने वाले समय पर हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बनेगा, वहां से भी सब वो अवैध कब्जे हटेंगे और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर निकलकर बाहर आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, आपकी उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उज्ज्वला की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से घर घर शौचालय बनाने की बात हो, जन धन के खाते हो, जो भी योजना कही वो करके बताई। अभी जल जीवन के माध्यम से अपने 200 गांव का 1,90,00,000 का सैंक्शन हुआ है कार्य, जिसका टेंडर भी हो चुका है। 1,90,00,000 रुपए केवल पानी की व्यवस्था के लिए। इतना अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने, किसी नेता ने नहीं किया। 1,90,00,000 की इस योजना के अंदर पूरे गांव के अंदर पानी की समस्या का निराकरण होगा। हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा। कोई भी माता बहन को अपने घर से बाहर पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, खुद पानी चलकर उसके घर के अंदर आएगा और शुद्ध पानी आएगा। ये वादा है मेरा आपसे। साथ में हमारा गांव है जो बंथला के अंदर 90 लाख का प्रस्ताव बना है, उसकी भी योजना जल्दी सैंक्शन हो जाएगी। मैं सभी गांववासियों से कहना चाहूंगा इस योजना को जब ये काम शुरू हो तो इसको अच्छे से काम करवाएं। एक चीज मैं युवाओं से जरूर कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका, बहुत समय जा चुका, बहुत हम कर चुके, लेकिन अब आने वाले समय पर ये 25 वर्ष जो भारत के हैं, 100 वर्ष का जब आजाद भारत होगा तो हमारा भारत कैसा हो, हमारा देश कैसा हो, हमारा व्यवस्था कैसी हो, इसकी चिंता हम सबको करनी होगी। इसलिए जो विकास कार्य सरकारी पैसे से होते हैं, चाहे पंचायत निधि से हो, चाहे सांसद निधि से हो, चाहे विधायक निधि से हो, चाहे कोई योजना से हो, उनको खड़े रहकर अपनी देख रेख में करवाएं, अच्छे बनवाएं, ताकि हमारा पैसा बार बार एक ही काम में ना लगे। हमारा पैसा बचता है वो, क्योंकि वो भी पैसा हमारा ही, सरकार का पैसा कोई खुद का पैसा थोड़ी है।
वो आपका ही पैसा है, आपका ही पैसा है वो। इसलिए हमारे पैसे से जो काम होता है गांव के अंदर विकास को, उसको सुदृढ़ मजबूत बनाएं ताकि हमको भी काम आए और आने वाली पीढ़ी को भी काम आए। जिस प्रकार से हम अपने घर का निर्माण करते हैं, अपने घर का निर्माण करते हैं, हमारा बनाया हुआ हमारे पोते बरतते हैं, लेकिन सरकार का बनाया हुआ वही पीढ़ी नहीं बरत पाती, उसी में वो खंडर हो जाता है। इस भावना को हमें छोड़ना होगा, हमें अच्छे निर्माण कार्य कराने होंगे ताकि हमारा पैसा बार बार एक ही काम में ना लगे। एक बार गली बना दी तो आने वाले 25-30 साल तक दोबारा से पैसे लगाने की जरूरत ना हो। एक बार स्कूल का कमरा बना दिया, आज से 40 साल पहले जो कमरे बने थे बाबा केदारनाथ जी महाराज ने अनेकों स्कूलों में यहाँ पर निर्माण कर, आज भी वो कमरे सही है, लेकिन जो 10 साल पहले स्कूल में कमरा बना था आज वो टूट चुका है, आज वो गिर चुका है। नुकसान किसका? हमारा। ये 10 साल पहले उसमें 5 लाख का कमरा बना था, आज फिर से उसमें 15 लाख रुपए चाहिए बनाने के लिए। वो पैसा किसका जा रहा है? आपका ही जा रहा है। अगर वो पैसा बचेगा तो हमारा देश उन्नति करेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्ची शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, किसानों की सम्मान निधि बढ़ेगी। आज 6,000 रुपए मिलते तो पैसा बचेगा सरकार के पास, तो आने वाले समय में 6,000 की हो सकता है 20,000 भी हो जाए। इसलिए पैसा बचाओ, सरकार का अच्छे काम कराओ। तो इन दोनों ही योजनाओं में काम होगा। और साथ साथ में जो ये गांव हमारा गोद लिया हुआ है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा ये तो पूजनीय गांव है, इसलिए मैंने इसको गोद भी लिया है। हमारे सरपंच साहब से लगातार बात पहले भी होती रही है, और इसमें सांसद निधि के माध्यम से, क्योंकि इसमें पैसे की तो देखो कोई बात है नहीं, पैसा तो मेरे पास में सांसद निधि का बिल्कुल भी बहुत कम है, क्योंकि हमारा 2 साल का बजट भी माइनस है। 25 करोड़ एक सांसद को मिलते हैं 5 साल में, जिसमें से 2 साल का कोरोना के कारण वो बजट हमारा खत्म कर दिया गया। हमारे पास बचे हैं 15, और 15 में से हमने 3 करोड़ लगभग PSC CSO में दे दिया। अभी हमारे पास बचे हैं 12 करोड़, जो पूरे 5 साल के 12 है। अगर हमारे 2 साल का पैसा और मिल गया तो हमारा बजट और बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ में ऐसे भी सुनने में आया कि सांसदों का जो सांसद निधि है उसको भी थोड़ा केंद्र सरकार बढ़ा रही है, वो बढ़ गई तो हमारे को और भी पैसा मिल जाएगा। तो मैं सरपंच साहब से मिलकर, क्योंकि इसमें 10-5 लाख की बात नहीं है, गांव में जो भी विकास कार्य मैं NRI से भी बात करूंगा, कोई जो है कि अपने CSR फंड के अंदर जो गांव के अंदर सीवरेज की व्यवस्था अच्छी हो जाए, नाली की व्यवस्था अच्छी हो जाए, मैं कुछ कंपनियों से मिलकर उसका भी सहयोग लूंगा ताकि गांव के अंदर जो गंदे पानी की निकासी है उसको अच्छे तरीके से हम एक आदर्श गांव की तरह अपने गांव को बनाएं। इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिएगा। आप सब लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा करकट गांव में ना फैलाएं, गंदे पानी की जो व्यवस्था है उसमें अगर कोई नाली है, कोई रास्ता है तो उसको स्वच्छ रखें ताकि पानी में आगे निकल जाने में दिक्कत ना हो। सबका सहयोग चाहिएगा अपने गांव को आदर्श बनाने के लिए। सांसद निधि से जो हमारे सरपंच साहब कहेंगे मैं उतना गांव के लिए पूरा करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 5 लाख 10 लाख बोल जाऊँ तो बाद में कहोगे बाबा जी ने क्या बोल दिया, कम बोल दिया। तो जितना भी सरपंच साहब बैठ लेंगे हम दोनों, और जितना भी गांव को सहयोग रहेगा कि जितना भी चाहेंगे उस हिसाब से, क्योंकि आपको तो पूरा जिला देखना है, ये केवल अपना 200 गांव ही नहीं देखना, क्योंकि 200 गांव तो खुद सांसद है। अब सांसद से राजगढ़ भी मांगेगा, मुलावर भी मांगेगा, किशनगढ़ भी मांगेगा, तिजारा भी मांगेगा, अलवर ग्रामीण भी मांगेगा, अलवर शहर भी मांगेगा। आपको तो सबको देना है, इसलिए आप सबको भी ये भी देखना होगा कि हमें पूरे जिले को संभालना है, पूरे जिले की चिंता करनी है, लेकिन अपने गांव को भी हम सबको विकास के माध्यम से आगे बढ़ाना है। तो सरपंच साहब अपन बैठ लेंगे, आप 10-15 जो भी समझेंगे उस हिसाब से अपने गांव के लिए देख लेंगे, लेकिन हम सबका सहयोग चाहिए अपने गांव को आदर्श बनाने के लिए। हम सबका सहयोग चाहिए गांव की साफ सफाई रखने के लिए। हम सबका सहयोग चाहिए कि गांव में जो गंदा पानी है उसकी हमको व्यवस्था करनी है। केवल गंदे पानी के कारण ही गांव की व्यवस्था खराब होती है। नालियों का जो पानी सड़कों पे भरा रहता है उसी के कारण गांव दूषित दिखता है। उसको हम लोग गांव वाले बैठ कर चिंता करें उसका क्या समाधान हो सकता है। हम बाद में सरपंच साहब के साथ बैठ लेंगे। और स्कूल के अंदर मैट के बारे में तुमने सरपंच साहब को बताया दिया कि वो हम अपने निजी अपने मठ स्तर बोर्ड से भिजवा देंगे। पंचायत को भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, पंचायत के लिए भी हम भिजवा देंगे। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।